अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू स्टडी निंजा 1.0 यूट्यूब चैनल। In this video, we will going to talk about how to start MDCAT preparation. Like many of the fresher students are facing this difficulty that how should we actually start our MDCAT preparation and what things we have to follow, what things we have to avoid. We will talk about all these things in this video like routine, timetable, what resources we have to use. So without any delay, let's start our video. ओके, तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम फॉर्मेट। लाइक जौन सा आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो आपको आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली इसका फॉर्मेट क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या है, कि इसमें किस टाइप के एमसीक्यूज आने हैं, कितने परसेंट ईजी आने हैं, कितने परसेंट मीडियम आने हैं, कितने परसेंट हार्ड आने हैं। आपको इन सब चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। अगर आप इसके बगैर अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो तो एक मतलब अनक्लियर सी आप तैयारी स्टार्ट करते हो। आपको आइडिया ही ना हो कि मैंने आपका सिलेबस क्या है, मैंने किस वे में चीज़ों को लेके चलना है। तो सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से जांचो कि सिलेबस में बेसिकली क्या-क्या बताया जा रहा है, किस वे में मतलब जो पीएमडीसी सिलेबस प्रोवाइड करता है ना, अभी तो ऑल्दो उसने कहा है कि 2024 का वो 2 वीक्स तक प्रोवाइड करेगा। टिल देन आप 2023 वाला सिलेबस ही फॉलो करेंगे। उसमें जो पेपर पैटर्न है, उसमें जो-जो चीज़ें बताई गई हुई हैं हर हर सब्जेक्ट की, उनको अच्छे से पढ़ो, उनको अच्छे से समझो और सिलेबस बाउंड्रीज़ के अंदर रह के पढ़ने की कोशिश करनी है। ये जो पॉइंट है ना अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम फॉर्मेट, ये आपके लिए इसी तरह लाइक एक बिल्डिंग है, अगर उसकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना तो वो बिल्डिंग कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। वो आइन मुमकिन है कि कहीं न कहीं पे लड़खड़ा जाएगी और वो गिर जाएगी। सेम इज़ द वे विद द अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम फॉर्मेट और सिलेबस को अच्छे से जाँचना। अगर ये चीज़ आपके लिए एज अ बेस एक्ट करती है टू क्रैक एमडीकैट, आप सिलेबस को अच्छे से जांचो ताकि आपको आइडिया हो कि मैंने किस वे में लेके चलना है चीज़ों को। अपनी बेस स्ट्रॉन्ग बनाओ इस वे में, ठीक है। जब बेस स्ट्रॉन्ग बन जाएगी तो फिर आप आगे जाके लड़खड़ाओगे भी नहीं, आपकी बिल्डिंग बहुत मजबूत बनेगी और इतनी मजबूत बनेगी कि वो आपको आपकी कामयाबी तक पहुंचा देगी। आपका जो भी सिलेबस है उसको लेट्स सपोज बायो का नर्वस कोऑर्डिनेशन है। अब उसमें बहुत से टॉपिक्स जो हैं पीटीबी वाले नहीं होंगे। जितना आपके सिलेबस में लिखा है उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से करो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पूरा-पूरा चैप्टर करने लग जाते हैं। फ्रेशर्स की मैं बात करूँ क्योंकि उन्हें इतना आइडिया नहीं होता। तो जिन ना फिर अगर और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनके मतलब कोई बड़े बहन-भाई इस फील्ड में नहीं होते, उन्हें गाइडेंस नहीं होती प्रॉपर। जिनको गाइडेंस होती है उनको कोई मसला नहीं होता, लेकिन जिनको गाइडेंस नहीं होती वो ये गलतियाँ करते हैं। तो इस वीडियो का बेसिकली यही मकसद है कि एज़ अ फ्रेशर वो स्टूडेंट जिसके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है वो ये गलतियाँ ना कर सके। तो आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लो या फिर उसे पीडीएफ की फॉर्म में ही उसको रीड करो और अपनी बुक पे टॉपिक्स को मार्क कर लो, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि क्रिएट अ स्टडी प्लान। क्रिएटिंग अ स्टडी प्लान इज लिटरली वेरी बेनिफिशियल फॉर प्रोडक्टिव स्टडी। आपका अगर स्टडी प्लान ही ना हो, कोई अच्छा सा आपका कोई स्केड्यूल ही ना हो, एक अनऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को लेके चल रहे हो, तो वो आपके लिए इतना फ्रूटफुल साबित नहीं होगा। रादर देन आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ने की बजाय आपकी कम हो गई, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं होगा कि मैंने आज के दिन पढ़ना क्या-क्या है। अब स्टडी प्लान के रिलेटेड मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि स्टडी प्लान बेसिकली है क्या? स्टडी प्लान इज़ बेसिकली अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट क्या होती है? टू डू लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपने उस दिन काम किया, कौन-कौन से काम करने हैं। और आपकी जो टू डू लिस्ट है ना, उसके रिलेटेड मुझे एक बहुत अच्छी कोटेशन मिली, अ डे स्टार्ट्स द नाइट बिफोर। इसका मतलब ये है कि जो आपका आज का दिन है, वो आपके पिछली रात को शुरू हो चुका होता है। अब इसका ये मतलब है कि जो आपने आज के दिन काम करने हैं ना, वो आपकी पिछली रात को ऑलरेडी प्री प्लान होने चाहिए कि मैंने अगले दिन क्या-क्या काम करने हैं। लेट्स सपोज़ आज 15th मई है। अब आपने अगर 16th मई को अपना आगाज़ करना है, तो आज 15th मई जब आपका एंड होगा, तो रात को सोते हुए आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ कि मैंने कल के दिन ये चीज़ें करनी हैं और यहाँ-यहाँ से करनी है। और मतलब जौन से भी लेक्चर्स लेनी है, जौन से भी नोट्स मैंने पढ़ने हैं, उसका आइडिया होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ें यूज़ करनी है, यहाँ-यहाँ से प्रैक्टिस करनी है। यह सब आपकी टू डू लिस्ट में लिखा होना चाहिए और टू डू लिस्ट आपकी रियलिस्टिक होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसमें फुल बुक या हाफ बुक का सिलेबस डाल दो और ये लिख दो साथ में मैंने इनके लेक्चर भी लेने हैं, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, इनके नोट्स भी बनाने हैं, इनको पीटीबी से भी पढ़ने हैं, हर जगह से पढ़ना है। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते और ये चीज़ आपके लिए हार्मफुल साबित होगी। तो एक रियलिस्टिक गोल बनाओ, आपको आइडिया होना चाहिए कि मेरी कितनी कैपेबिलिटी है, मैं एक दिन में कितना काम कर सकता हूँ और कितनी एफिशिएंसी के साथ कर सकता हूँ। क्योंकि क्वांटिटी डज़न्ट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। जो भी पढ़ो क्वालिटी वाइज़ पढ़ो, ठीक है? और इसके अलावा आपकी टू डू लिस्ट जो है, अब इसको आप लेट्स सपोज़ आपने आज रात को टू डू लिस्ट बनाई और 16 मई की सुबह को उठते हो आप, और 16 मई की सुबह को उठने के बाद जब आप फ्रेश हो गए हो, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है
कि आपने 5 से 6 मिनट लगा के अपनी टू डू लिस्ट को देखना है, अच्छे से समझना है कि ये चीज़ें हैं, आपने माइंड में स्केच बना लेना है कि मैंने आज ये चीज़ें करनी है, इस वक्त करनी है, और इनको करने के बाद मैंने ब्रेक्स वगैरह भी लेनी है और मतलब अपने आप को रिलैक्स भी करना है और ऑल दैट, ठीक है। इस वे में लेके चलोगे तो आपको एक डेफिनेट गोल होगा डे का, और उस डेफिनेट गोल को अचीव करने के बाद यू विल बी रियली वेरी वेरी हैप्पी, और फिर आपको जो नींद आएगी वो बहुत अच्छी नींद आएगी, ठीक है। देन हम थर्ड पॉइंट की बात करें कि गैदर स्टडी मटेरियल गैदर करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आइडिया होना चाहिए कि जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये नहीं कि आप मतलब आप एमडीकैट का एग्ज़ाम दे रहे हो लेकिन आपके पास बुक्स जो हैं वो मतलब इंडियन नीट वगैरह की उनकी बुक्स वगैरह रख ली हों, ऑयल लेवल्स की मुश्किल मुश्किल एमसीक्यूज़ की बुक रख ली हों, और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स रेड स्पॉट वगैरह की ऑयल लेवल्स के एमसीक्यूज़ की बुक है वो करने लग जाते हैं। लिटरली उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपके एमडीकैट के अकॉर्डिंग है ही नहीं। जो आपके एमडीकैट के अकॉर्डिंग है उन चीज़ों को करो, उन चीज़ों में जो वैरायटी है उसको अच्छे से समझो, उसको अच्छे से करो। अब अगर मैं आपको स्टडी मटेरियल के बारे में गाइड करूँ तो सबसे पहले हम बायो की बात करते हैं। बायो में ना एमसीक्यूज़ मोस्टली आपकी बुक की लाइन्स के रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक। हर बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, हर प्रोविंस के स्टूडेंट के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ, बलोचिस्तान का हो या केपीके का हो या पंजाब का हो या फेडरल का हो, आपने सबसे पहले अपनी प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक को बायो में प्रायोरिटी देनी है। उसको अच्छे से पढ़ो, उसकी एक एक लाइन आपको आइडिया होना चाहिए। जब आप अपनी प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक पढ़ लो, लेट्स सपोज एक यूएचएस का स्टूडेंट है, उसने पीटीबी अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद वो फिर जब करे पढ़ेगा ना, तब फेडरल की वो बुक पढ़ेगा और उसका इंशाल्लाह बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। लेक्चर्स की मैं अगर थोड़ी सी बात करूँ तो अगर लेक्चर्स में आपको प्रॉब्लम आता है, कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़े से वीक हैं, लाइक मुश्किल टॉपिक्स कुछ, अगर जेनेटिक्स हो गया, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हो गया, बायोएनर्जेटिक्स हो गया, तो उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए यूट्यूब से लेक्चर्स ले सकते हो, या आप जौन से भी फिजिकल अकेडमी जाते हो वहाँ तो सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। तो उनको लेक्चर्स को अच्छे से लो और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, ठीक है। और जब आप ये सब चीज़ें कर लो देन उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस आती है कि सबसे पहले आपने पास्ट पेपर से प्रैक्टिस की, एंड देन किसी भी प्रैक्टिस बुक से आपने उसकी अच्छी से प्रैक्टिस की। सेकेंडली अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी आपकी प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो उसको पढ़ो अच्छे से, उसको पढ़ने के बाद अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लेक्चर्स ले सकते हो। लेक्चर्स में आप वाजिद अली कंबो के लेक्चर्स ले सकते हो, इसके अलावा नजम अकेडमी के लेक्चर्स ले सकते हो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। और उन लेक्चर्स को नोट डाउन कर लो, और उसके बाद या फिर आप जौन से भी फिजिकल अकेडमी जाते हो वहाँ भी जो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनको अच्छे से लो, उनको नोट डाउन करो और सब चीज़ों को समझो। और जो क्वेश्चन आपको राइज होता है, जो कन्फ्यूजन आपको राइज होती है, ट्राई टू आस्क इमीडिएटली फ्रॉम द टीचर, उसको डिले ना करो, ठीक है। उसके बाद इन सब चीज़ों को करने के बाद आप जब उन नोट्स को रिवाइज करोगे, उसके बाद जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका लिटरली उस टॉपिक पे बहुत अच्छी ग्रिप आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स को होता है कि हम प्रैक्टिस कितनी करें। प्रैक्टिस आप पर चैप्टर एटलीस्ट 100 एमसीक्यूज़ 150 एमसीक्यूज़ इतनी तो प्रैक्टिस करें ताकि आपको मुख्तलिफ क्वेश्चंस का आइडिया हो सके, मुख्तलिफ वैरायटी से आपका सामना हो सके। देन हम फिज़िक्स की बात करें जिसमें जो बहुत से स्टूडेंट्स के लिए एक एज अजाब साबित होती है। बहुत से स्टूडेंट्स समझते हैं फिज़िक्स बहुत बड़ा मतलब कोई बॉम्ब है हमारे लिए और हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आपकी मेंटालिटी बन चुकी हुई है, सोसाइटी ने मेंटालिटी बना दी हुई है। आपने फिज़िक्स को टैकल करना है तो उसके कॉन्सेप्ट्स, उसकी बेसिस को सबसे पहले टैकल करो। वो तभी टैकल होंगी जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। उनको कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लेक्चर्स बहुत अच्छे से लेने चाहिए। अब मैं लेक्चर्स की बात करूँ तो फिज़िक्स इन सेकंड्स के यूट्यूब पे लेक्चर्स जो हैं वो फिज़िक्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा इनसाइड एमडी कैट के चैनल पे सर हसान के लेक्चर्स हैं, वो बहुत बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत पक्के कर देंगे, ठीक है। तो उन लेक्चर्स को लो, उसके बाद आपने नोट्स बनाए अपने, और नोट्स को बनाने के बाद आपने फिर प्रैक्टिस करनी है। ऐसे नहीं करना कि पहले प्रैक्टिस करने लग जाओ, बाद में आपको लगे प्रैक्टिस में मैंने गलतियाँ की हैं फिर मैं जाके लेक्चर्स दूँ। जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, जब आपने सभी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, तब आप प्रैक्टिस भी ज़्यादा अच्छे से कर सकोगे, क्योंकि जो आपने पढ़ा होगा आप उसको अप्लाई कर सकोगे। सो इन सब चीज़ों को लेके चलो। इसके अलावा इंग्लिश में आपको अगर हम स्टडी मटेरियल की बात करें तो उसमें आपके लिए किप्स की प्रिपरेशन बुक या फिर केमिकल ग्रामर, ये दोनों बुक्स आपके लिए मोर देन इनफ होंगी। रूल्स वगैरह को पढ़ो अच्छे से और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करो। बच्चे क्या करते हैं, वो 70% इंपॉर्टेंस देते हैं क्रैमिंग ऑन द रूल्स एंड 30% या 20% प्रैक्टिस पे उनकी मतलब इंपॉर्टेंस होती है। आपने इसके उल्ट लेके चलना है, लाइक 30 to 40%
रूल्स वगैरह की मेमोराइजेशन, एंड देन 70% आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है, उसमें वैरायटी आ जाती है, तो उसको इस वे में टैकल करना है आपने, ठीक है। हमने सबसे पहले रूल्स वगैरह को पढ़ लिया, उसके बाद उन रूल्स को फिर एमसीक्यूज पे अप्लाई करने की कोशिश करना है बाय प्रैक्टिसिंग एज मच एज वी कैन। और इंग्लिश के लिए एटलीस्ट आप 3-4 मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको आइडिया हो सके कि वैरायटी कैसी है एमसीक्यूज की, क्योंकि हर एग्जामिनर की एक डिफरेंट मेंटालिटी होती है एमसीक्यूज बनाते हुए। Now our fourth point is focus on concepts. As I previously talked about कि concepts पे किस वे में फोकस किया जा सकता है। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स इन सब सब्जेक्ट्स में ना concepts भी तो आते हैं ना। उन concepts को, जितने आपके concepts स्ट्रांग होंगे उतना ही आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। बायो में ऑल दो बुक की लाइंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्रैमिंग भी मैटर करती है, लेकिन कुछ जगहों पे कुछ ऐसे जो हार्ड एमसीक्यूज आते हैं वहाँ पे आपके concepts मैटर करते हैं। तो concepts को स्ट्रांग करना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया टेक लेक्चर्स इफ़ यू आर लैकिंग इन कंसेप्ट्स। बायो के लेक्चर्स की मैं बात करूँ तो बायोलॉजी गार्डियन ऑन यूट्यूब इज़ अमेजिंग। इसके अलावा आपने कोई भी फिजिकल अकेडमी अगर ज्वाइन की है या ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन की हुई है, तो ऑफ कोर्स वहाँ के लेक्चर्स भी अच्छे ही होंगे। सो आप वहाँ से लेक्चर्स ले सकते हो डिफिकल्ट टॉपिक्स के। ईजी टॉपिक्स के अगर आप स्किप भी करना चाहो तो इट्स ओके। केमिस्ट्री का भी मैंने आपको बताया, आपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। अगर ऑनलाइन रिसोर्सेज की मैं बात करूँ तो वाजिद अली कंबो के लेक्चर्स आर मोर देन इनफ। इसके साथ फॉर शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स उसके लिए आप नजम अकेडमी के लेक्चर्स ले सकते हो। आई फाउंड देम लिटरली वेरी बेस्ट, के शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं। इसके अलावा सेम एज आई सेड दैट फिजिकल अकेडमी लेक्चर या ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म आपने ज्वाइन किया है, उनके लेक्चर्स भी ऑफ कोर्स अच्छे होंगे, उनको अच्छे से लो और नोट्स वगैरह बनाओ। देन हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतने अच्छे से प्रैक्टिस एमसीक्यूज कर सकोगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं और आप एमसीक्यूज करने बैठ जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले बेस स्ट्रॉन्ग बनाओ। बेस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको लेक्चर्स लेने पड़ेंगे अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। लेक्चर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फिजिक्स इन सेकंड्स इज वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल। इसके अलावा फिजिक्स विद शाहिद हो गया, फिजिक्स विद राफत खान हो गया, ये बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, आप इनमें से किसी को भी ले सकते हो, लेकिन आई विल गिव टू मोस्ट प्रायोरिटी टू द फिजिक्स इन सेकंड्स। इसके अलावा इंग्लिश में इतने ज़्यादा लेक्चर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लेना भी चाहो तो इंग्लिश विद रानी मैम के लेक्चर्स ले सकते हो, यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा सर नसीर अब्बास पाकिस्तान के, उनके लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, तो आप अगर कॉन्सेप्ट्स डेवलप करना चाहते हो तो इनके लेक्चर्स ले सकते हो। जब हमने सब ये चीज़ें कर ली, देन उसके बाद आता है रेगुलर प्रैक्टिस। हाल ही ये नहीं कि आपने चीज़ों को पढ़ी जाओ और उनकी प्रैक्टिस ना करो, वो इतना एफिशिएंट नहीं होगा आपके लिए। जो चीज़ आप डेली पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस भी डेली करते जाओ। लेट्स सपोज एक बच्चे ने आज फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन का चैप्टर के 5-6 टॉपिक्स पढ़े हैं, तो उसको चाहिए कि जब वो एक दफ़ा रिवाइज़ कर ले, लेक्चर्स वगैरह ले ले, अपने नोट्स को रिवाइज़ कर ले, देन वो उसके एटलीस्ट 60-70 एमसीक्यूज फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने सॉल्व करे, ठीक है। उन 60-70 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद उसे आइडिया होगा कि मैंने जो पढ़ा था क्या मैं उसे अप्लाई करने के काबिल हूँ। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी आते, बाकी चैप्टर्स सब्जेक्ट्स भी आते हैं, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी। प्रैक्टिस के रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? प्रैक्टिस के लिए ना आप कोई भी प्रैक्टिस बुक यूज़ कर सकते हो, लाइक किप्स होगी, स्टेप्स होगी, स्टार्स होगी। ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस बुक्स हैं, सबसे ज़्यादा तो किप्स यूज़ होती है। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप पास्ट पेपर्स भी ज़रूर यूज़ करो साथ साथ। मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि पास्ट पेपर्स, सबसे पहले प्रैक्टिस आप पास्ट पेपर से करो। आपको आइडिया होना चाहिए कि जो मैंने एमडी कैट का एग्जाम देना है उसमें बेसिकली किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, और वो तभी आइडिया होगा जब आप पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे। सो आपने जो भी टॉपिक पढ़ा, लेट्स सपोज आप फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लिया, देन आपने इसकी प्रैक्टिस सबसे पहले पास्ट पेपर से करनी है, ताकि आपको आइडिया हो कि मैंने जो एमडीकेट देना है उसमें मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से किस टाइप के सवाल आए हुए हैं, क्या बहुत हार्ड लेवल के आए हुए हैं या बहुत ईजी लेवल के आए हुए हैं, या तीनों लेवल के, ईजी मीडियम हार्ड के आए हैं। तो आपको पास्ट पेपर से ही अच्छे से आइडिया होगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस बुक्स की तरफ जाएँ, और जो भी आपने ऑनलाइन अकेडमी या फिजिकल अकेडमी ज्वाइन की हुई है, उनके जब आप टेस्ट वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती जाएगी। और एक और बात, जो आप प्रैक्टिस में मिस्टेक्स करें ना, उन मिस्टेक्स को ज़रूर अपने अलहदा से लिख लें। लेट्स सपोज आपने केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर के नोट्स बनाए, उसमें जो आप गलतियाँ करते हो एमसीक्यूज में, उन्हीं नोट्स के एंड पे एक अपना शीट बना लो, मिस्टेक्स ऑफ दिस चैप्टर के नाम से। उसमें आपने वो मिस्टेक्स लिखी जानी है, और मिस्टेक्स आपकी इस वे में क्लियर होनी चाहिए कि अगर आइंदा उस टाइप का या उस कंसेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यू आ गया तो वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। यही आपकी फिर सक्सेस है, ठीक है।
सिक्स पॉइंट की तरफ मूव करें, ज्वाइनिंग अ प्रेपरेशन कोर्स। बहुत से स्टूडेंट्स को होता है दैट शुड बी ज्वाइन अ फिजिकल अकेडमी और ऑनलाइन अकेडमी, या फिर हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो ये हर स्टूडेंट की नेचर पे डिपेंड करता है, वेरिएबल चीज़ है ये। अगर आप बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट हैं और घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, तो आप घर पे तैयारी करें। लेकिन अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, आपको मतलब ज़बरदस्ती मतलब एक स्केड्यूल प्रोवाइड किया जाए फिर ही आप पढ़ते हो, और वो स्केड्यूल वगैरह जो है फिजिकल अकेडमीज में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप फिर फिजिकल अकेडमी ज्वाइन करो और उसके स्केड्यूल को 100% फॉलो करो, और उसके स्केड्यूल को फॉलो करते हुए बाकी चीज़ों को उसके साथ अप्लाई करो जो मैंने आपको पहले बताई है, ठीक है। ओके, तो सेवन्थ पॉइंट है स्टे हेल्दी एंड मोटिवेटेड। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बहुत से स्टूडेंट्स निगलेक्ट करते हैं। अगर मैं ज़्यादा बात करूँ तो फ्रेशर स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इस पॉइंट को निगलेक्ट करते हैं। वो समझते हैं कि हम अगर दिन में 14-15 घंटे नहीं पढ़ेंगे, अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बस 3-4 घंटे सोएंगे, तब ही हम कामयाब हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ आपकी मैंटेलिटी बन चुकी है, एक इन्वायरमेंट ने आपकी मैंटेलिटी बना दी हुई, लोगों ने आपकी मैंटेलिटी बना दी हुई कि आप अगर ऐसा करोगे तभी कामयाबी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो, अल्लाह ताला ने ना इंसान को मतलब अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और उसके जो ब्रेन है ना, उसके ब्रेन को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। अगर आप उसको प्रॉपर रेस्ट ही नहीं दोगे तो वो इतना अच्छा एफिशिएंटली काम नहीं कर सकेगा। अगर एक स्टूडेंट है जो मैं मतलब 16-17 घंटे पढ़ता है या 15 घंटे पढ़ता है, और सोता कितने घंटे हैं, 3-4 घंटे हैं, और इसके मुकाबले में एक वो स्टूडेंट है जो डेली कंसिस्टेंटली 10-11 घंटे पढ़ता है, 7 आवर्स की स्लीप लेता है, नमाज़ें वगैरह पढ़ता है, अपनी हर चीज़ को बैलेंस वे में, डिसिप्लिन वे में लेके चलता है, तो दैट स्टूडेंट इज़ मच मोर सक्सेसफुल देन एज़ कम्पेयर टू दैट स्टूडेंट जो अपनी हेल्थ को और अपनी लाइफ को निगलेक्ट करता है, ठीक है। तो एक प्रॉपरली स्केड्यूल बना के चले। आपका डेली का टास्क ये, आप ये नहीं, स्टडी आवर्स मैटर नहीं करते, द ऑल थिंग मैटर्स इज़ कि आपने डेली का काम डेली किया या नहीं किया। जो भी डेली के टास्क हैं आप उनको कोशिश करो डेली के डेली कंप्लीट करते जाओ, ठीक है। अब मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूँ, आपने डेली के टास्क किस तरह कंप्लीट करनी है। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट जाता है एकेडमी, उसकी जो भी टाइमिंग्स हैं उस टाइमिंग से पहले 3-4 घंटे जो है ना, कोशिश करो कि जो एकेडमी में पढ़ना है उस दिन उसको मतलब एक दफ़ा अपने पीटीबी से पढ़ के जाओ, जो जो आपके पास रिसोर्सेज है ना एफएससी के, वहीं से एक दफ़ा पढ़ के जाओ। देन एकेडमी में जब लेक्चर्स लोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकोगे, क्वेश्चनिंग राइज कर सकोगे, आपके जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होंगे ना जो आपको सुबह पढ़ते हुए मतलब आपके दिमाग में आ रहे थे, वो क्लियर होते जाएंगे, और इसके साथ साथ आपके मज़ीद हाई लेवल के दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। दिन आके थोड़ी सी बंदे ने रेस्ट की, उसके बाद सबसे पहले एकेडमी के लेक्चर्स रिवाइज़ किए, देन सुबह जो पढ़ा था उसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ किया, एंड उसके बाद पास पेपर से प्रैक्टिस की, एंड देन किसी प्रैक्टिस बुक से अगर टाइम मिलता है तो प्रैक्टिस कर लो, तो आपका ये दिन कितना अच्छे से गुजर जाएगा। और ऐसे नहीं करना कि मुसलसल घंटे बैठ के पढ़ते जाओ। एक टेक्निक है साइंटिफिकली प्रूवन, जिसे कहते हैं पोमोड्रो टेक्निक। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स नो दिस। अब पोमोड्रो टेक्निक ये है कि आपने 25 मिनट्स पढ़ा और 5 मिनट्स की ब्रेक ली। इस तरह के आप पोमोड्रोज के सेशन करो, एटलीस्ट 4 पोमोड्रोज के सेशन किए इस तरह। उसके बाद बंदे ने 15 मिनट की ब्रेक ली। अब अगर आपका फोकस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपको लगता है कि 25 मिनट्स मेरे लिए तो मतलब पलक झपकते ही गुजर जाते हैं, तो आप ये करो कि आप 25 मिनट्स के बजाय 50 मिनट का पोमोड्रो सेशन लो, एंड 10 मिनट्स की ब्रेक लो, और 10 मिनट्स की ब्रेक में लाइट सी एक्सरसाइज कर लो ताकि आपकी बॉडी की एनर्जी रिस्टोर हो जाए, ठीक है। अब 8th पॉइंट है रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। रिवीजन बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने रिवीजन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आप मतलब लेट्स सपोज आपने पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा है ना, कोशिश करो कि उसे संडे को एटलीस्ट रिवाइज कर लो, ताकि जो आपको चीज़ें बोले ना। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन बोल जाते हैं, वो हमें तभी बोलते हैं जब हम उसकी रिवीजन नहीं करते, उसको प्रॉपर टाइम नहीं देते। तो आप जो भी करो कोशिश करो डेली का थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो कि मैंने आधा पौना घंटा रिवीजन को देना है, ठीक है। इस रिवीजन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और मॉक टेस्ट वगैरह का मतलब यही है कि जो आप अकेडमी में टेस्ट देते हो ना, उनको इस वे में दो कि आप एमडीकैट का एग्ज़ाम दे रहे हो, उनको फुली सीरियस होकर दो। अपने दिमाग में ये मेंटालिटी रखो कि जो मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ मैंने इस वे में देना है कि एमडीकैट का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। देन क्वेश्चन पॉइंट नंबर 9 है सीक हेल्प व्हेन नीडेड। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो हेल्प लेने से हिचकिचाते हैं, लाइक क्वेश्चनिंग से हिचकिचाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। लाइक एक स्टूडेंट है क्लास में बैठा हुआ है, उसको अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है टॉपिक के रिलेटेड, उसको फ़ौरन टीचर से पूछना चाहिए। अगर टीचर से क्लास में पूछते हुए मतलब उसे हेजिटेंट हो रहा है,
जब टीचर क्लास के बाद चला जाए तो तब पूछ ले, या फिर अपने फेलो स्टूडेंट से पूछ ले, या फिर ऑनलाइन अपने सीनियर्स वगैरह से पूछ ले, या टीचर्स वगैरह से व्हाट्सएप वगैरह पे पूछे और अपनी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करे। क्योंकि अगर बंदा कन्फ्यूजन्स को क्लियर नहीं करेगा तो वो उसके अंदर पाइल अप होती जाएंगी, और इतनी ज़्यादा पाइल अप होती जाएंगी कि वो एक उसके लिए मोहलिक जहर साबित होंगी। ठीक है। देन आवर लास्ट पॉइंट इज डेट स्टे अपडेटेड। लाइक आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एम डी कैट के मतलब अगर कोई भी मतलब न्यू अपडेट आती है तो उसके बारे में खबर रखो। एग्ज़ाम डेट वगैरह, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, मतलब इसकी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मतलब बंदा स्टे अपडेटेड ही रहता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो भी हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह, सिलेबस का नोटिफिकेशन वगैरह, ये मतलब ओपनली पब्लिक चीज़ें ही आती हैं तो आपको पता लग जाता है। ठीक है। सो इन सब पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी एम डी कैट की प्रिपरेशन करो, और आपको लिटरली अगर ये प्लान फॉलो करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लाइक एक तरतीब से जो मैंने पॉइंट्स बताए ना, उसी तरतीब से लेके चलो। ठीक है। और अगर लास्ट में मैं आपको कुछ यही लाइन्स बोल दूँगा कि स्टार्टिंग अर्ली एंड फॉलोइंग अ डिसिप्लिन स्टडी रूटीन विल हेल्प यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन and boost your confidence for the MCAT. Okay, good luck with your preparations. In the last, again, I will say, do your daily tasks on the daily basis. अपने काम को डिले ना करो। अगर डिले करते जाओगे तो इन द एंड इतना ज़्यादा पाइल अप होता जाएगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मोहलिक साबित होगा। सो होप सो इन सब बातों से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। Okay, the best of luck, students. Here are some motivational lines for you guys. Do give it a read and always believe in yourself. Inshallah, you can and you will. Best of luck.